आज हम औसत या माध्य या अंकगणितीय माध्य पढ़ेंगे। अंग्रेजी में एवरेज और मीन और अरिथमेटिक मीन। सामान्यतया जब यह तीनों टॉपिक को हम देखते हैं तो दो भ्रम होता है। पहला कि यह काफी आसान टॉपिक है, और जब टॉपिक काफी आसान होता है तो उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जितना आसान टॉपिक होगा उतनी गलती होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए यह आसान होने के साथ साथ कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इतना आसान भी है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत खास है जो आप सीखेंगे। दूसरी बात यह है, क्या ये तीनों समान हैं? या हम कहेंगे यह तीनों समानार्थी शब्द हैं, या तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जब आप इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं गूगल में या किसी टेक्स्ट बुक में, तो सामान्यतया ये कहा जाता है कि ये अलग अलग है। पर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको यह बताया जा रहा है कि तीनों में कोई अंतर नहीं। चाहे आप औसत कहो, माध्य कहो या अंकगणितीय माध्य करो, तीनों ही एक है, तीनों ही समान है। बस इनका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, इसके आधार पर हम शब्द को अलग अलग प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं आप सब्जी बाजार गए। जब सब्जी बाजार में गए तो एक सब्जी विक्रेता कई प्रकार की सब्जियां बेच रहा है और सबका मूल्य अलग अलग है, सबका दर अलग अलग है। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न आता है कि इन सभी सब्जियों का औसत दर क्या है। आप यहां पर कभी भी माध्य दर, माध्य नहीं पूछेंगे, न ही अंकगणितीय माध्य पूछेंगे। आप पूछेंगे कि औसत मूल्य क्या है। आप जो सब्जी बेच रहे हैं, औसत मूल्य क्या है। एक कक्षा में पढ़ाई होती है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है। मान लेते हैं कक्षा में 50 बच्चे हैं, पर हमेशा तो 50 नहीं आते। कभी 40 आते हैं, कभी पूरे 50 आते हैं, कभी 35 ही आते हैं। तो जब हम एक महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें ये जानना आवश्यक होगा कि औसत उपस्थिति कितनी है। तो हम वहां पर भी औसत शब्द का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर हम कोई गणित हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रतिनिधि संख्या को, प्रतिनिधि मान को। इसीलिए बोलचाल की भाषा में हम औसत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम गणितीय या सांख्यिकीय दुनिया में प्रवेश करते हैं या तकनीकी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हम औसत के स्थान पर माध्य या अंकगणितीय माध्य करते हैं। इसलिए ये तीनों ही एक समान है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं कि औसत या माध्य या अंकगणितीय माध्य क्या है। अंग्रेजी में कहेंगे एवरेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। माध्य को कहेंगे मीन, और अंकगणितीय माध्य को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। ये हमने इनकी शब्दावली बता दी। अब हम देखेंगे कि औसत, माध्य और अंकगणितीय माध्य क्या है, कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि औसत, माध्य या अंकगणितीय माध्य आखिर किसका निकाला जाता है। निश्चित तौर पर कुछ हमें इनपुट दिया होगा, तब हम उसका यह उद्देश्य पूरा करेंगे कि औसत क्या है, माध्य क्या है या अंकगणितीय माध्य क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया रहेगा डेटा सेट या समूह, जिसे डेटा भी कहेंगे या डेटा सेट भी कहेंगे, दोनों एक ही है। डेटा या डेटा सेट या हिंदी में से कहेंगे समंक। सबसे पहले हमारे पास समंक या डेटा दिया गया होगा। अब समंक या डेटा क्या है? निश्चित तौर पर यह डेटा सेट लिखा हुआ है, यानी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी यह सूचनाओं का समुच्चय है। लेकिन ये सूचनाएं आई कैसे?
सूचनाओं का हमने समुच्चय बनाया क्यों? निश्चित तौर पर जब हम डेटा सेट की बात करते हैं तो यह सूचनाओं का समुच्चय है, लेकिन ये सूचनाएं हमने हासिल की प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से, विश्लेषण से या किसी गणना के द्वारा, और हमने इसे एक तथ्य के रूप में नोट किया। यानी हमने अवलोकन या प्रेक्षण के बाद कुछ सूचनाएं इकट्ठी की, और जब इन सूचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इन्हीं सूचनाओं को कहते हैं डेटा या डेटा सेट, या हिंदी में समंक या आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं औसत माध्य या अंकगणितीय माध्य के लिए आपके पास एक डेटा सेट होना जरूरी है। तो डेटा सेट क्या हो सकता है? मान लेते हैं किसी क्लास में 5 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में अंक पाए हैं, तो हम देखते हैं मार्क्स यानी अंक। हमने देखा अंक कितने में से? 10 में से। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो अब ये लिख सकते हैं अंक कितना बच्चा, पहला बच्चा कितना पाया? मान लीजिए 5 पाया। दूसरा बच्चा कितना पाया? 10 पाया। तीसरा पाया, वो भी 10। जो चौथा बच्चा है वह मात्र 2 नंबर पाया, और जो 5वां बच्चा है वह 7 नंबर पाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कक्षा में गणित विषय के अंक दिए गए हैं, जहां पर 10 अंक में 5, 10, 10, 2 और 7, कुल 5 बच्चों का यहाँ पर विवरण या प्रेक्षण किया गया है। और उस प्रेक्षण से हमने क्या निकाला? उस प्रेक्षण से हमने यह मूल्य निकाला जो कि उनके मार्क्स हैं। अब इनका औसत हम कैसे निकालेंगे? तो निश्चित तौर पर औसत निकालने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है, और वह सूत्र क्या है? इसी में सब राज छुपा हुआ है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम औसत कहते हैं तो औसत जब कहेंगे, एवरेज कहेंगे, तो औसत एक प्रकार का क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, रेशियो होगा। किसका? सभी प्रेक्षणों का कुल योग। यानी ये जो प्रेक्षण है, सभी प्रेक्षणों का हम योग करेंगे। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग अंग्रेजी में कहेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और नीचे में कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। इससे बड़ी आसानी से औसत परिभाषित हो जाता है, या माध्य या अंक गणितीय माध्य परिभाषित हो जाता है। तो अंक गणितीय का मतलब यहां पर हम अंक का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा आता है कि आखिर हम क्यों औसत निकाल रहे हैं? तो कभी एक प्रश्न नहीं आता कि कक्षा में तो 50 बच्चे बैठे होते हैं, पर उनमें कोई एक ही मॉनिटर होता है। देश में इतने नागरिक होते हैं, पर कोई एक नागरिक ही प्रधानमंत्री होता है। किसी जिला में, है ना, कितने लोग होते हैं, पर कोई जिला का कोई प्रमुख होता है। तो जब हम इस प्रकार का इतने सारे समूह में किसी एक को प्रतिनिधित्व देते हैं या प्रतिनिधि बनाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाती हैं, तो आखिर हम क्यों ऐसा किए? क्योंकि इससे हमारा कार्य, हमारा प्रचालन बड़ा आसान हो जाता है। तो वैसे ही इस समूह में अगर मैं कहूंगा ये समूह तो 5 अंकों का है या 5 प्रेक्षणों का है, अगर 500 का होता तो, 5000 का होता तो, 50,000 का होता तो, तब आप क्या करते? उन सभी को एक साथ देखना संभव नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे देश की आबादी 150 करोड़ है। अब हर 150 करोड़ लोग कहीं अन्य देश में तो जाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर एक हमारा प्रतिनिधि होता है, वह हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही इस अंक समूह या समंक का भी जब हम केंद्रीय माप करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या केंद्रीय मान निकालने का प्रयास करते हैं, या हम एक ऐसे मूल्य का पता लगाते हैं जिससे कि पूरे समूह के बारे में एक आइडिया लग जाए, एक अनुमान लगाया जा सके। तो निश्चित तौर पर इन 5 अंकों के लिए हमें एक ऐसा प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव या लीडिंग
अंक चाहिए होगा जो कि औसत हमें देगा। जैसे मैं कहता हूं कि हमारी 50 की कक्षा में पूरे महीने भर का बता रहा हूं कि औसत उपस्थिति 45 है। इसका मतलब ये काफी अच्छा है, क्योंकि 50 में से 45 बच्चे आते ही आते हैं। हो सकता है किसी दिन 30 आए, हो सकता है किसी दिन 50 आए, लेकिन यह 45 एक औसत अंक है, औसत उपस्थिति है, जिससे ये अंदाज लगता है कि बच्चे काफी दिलचस्पी लेते हैं पढ़ने में, क्योंकि यह 90% भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उपस्थिति का औसत जो प्रतिशत है वह 90% है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब प्रेक्षणों का कुल योग क्या है? आप ये प्रेक्षण ले लेंगे तो पहला प्रेक्षण है 5, दूसरा प्रेक्षण है 10, फिर 10, फिर 2, धन 7, और हम देखते हैं प्रेक्षणों की कुल संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये 5 किया, ऊपर का योग कर लेंगे 5, 10, 15, 10, 25, 2, 27 और 7, 34, 34/5, यानी इसका जो हल है 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40, 6.8 मार्क्स, अंक, मार्क्स पर स्टूडेंट। यानी हम देख सकते हैं यहां पर ये जो अंक आए हैं ये अलग अलग विद्यार्थी के अंक हैं, लेकिन औसत अंक कितना है प्रत्येक छात्र का? यदि हम तो बता नहीं सकते, सबका अलग अलग दिया है, लेकिन अगर हमें बताना होगा तो मैं कहूंगा कि भाई इस क्लास में जो औसत अंक है वो 6.8 अंक प्रति स्टूडेंट है। इसका मतलब ये लगता है कि हाँ, लगभग 6.8 यानी 6.8 यानी ये काफी अच्छा है, यानी 68% है, जो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा अंक है। इससे मालूम पड़ता है कि काफी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। ये है औसत निकालने का तरीका। औसत यानी एवरेज इक्वल टू प्रेक्षणों का कुल योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने ये रख दिया, अब 6.8 आ गया, इसे हम औसत कहेंगे। लेकिन अगर हम इसे अंकगणितीय तरीके से माध्य या अंकगणितीय माध्य के रूप में देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ संकेतों या वेरिएबल्स का प्रयोग होता है। काम बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ किया है, केवल इसका प्रस्तुतिकरण कुछ अलग हो जाता है, जिसमें हम वेरिएबल्स यानी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n के फॉर्म में लिखते हैं, और औसत को हम किसी संकेत या सिंबल में बदल देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह तकनीकी प्रयोग होगा, तकनीकी कार्य होगा, और इस कार्य को ही हम कह सकते हैं कि यह माध्य या अंकगणितीय माध्य है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अंकगणितीय माध्य वैसे तो यही है, फिर भी हम इसका अलग रूप कर देते हैं। औसत को हमने एक सिंबल x बार कह दिया। x क्या है, वेरिएबल, यानी जो भी प्रेक्षण लिए गए हैं वह x से निरूपित किया गया है। देखिए x कितने भागों में टूटा है, जितने भी भाग हैं यहाँ पर x1 धन x2 धन कितने हो सकते हैं, कुछ भी परिमित आंकड़े होंगे, मान लेते हैं xn तक होगा। तो यह प्रेक्षणों की ये अलग अलग प्रेक्षण है। ये पहला प्रेक्षण का मान, दूसरे प्रेक्षण का मान, और यह इनमें 50 रखिए, 100 रखिए, 90 रखिए, कुछ भी रखिए, उस प्रेक्षण का जो मान होगा यहाँ रखेंगे। अब प्रेक्षणों को कुल संख्या आप देख सकते हैं कि n है, यानी n प्रेक्षण तक लिया गया है। तो कुल प्रेक्षण n यानी 50 प्रेक्षण, 100 प्रेक्षण, 200 प्रेक्षण, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही चीज जो औसत है, यहाँ पर मीन लिखा जा सकता है, या माध्य लिखा जा सकता है, या अरिथमेटिक मीन लिखा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर कितना होगा, 5 है, तो x1 धन x2 धन x3 धन x4 धन x5 बटा कुल संख्या कितनी है, 5। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या 5 हो गई। अब ये n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, x1 जो है वो 5 है, x2 जो है वो 10 है, x3 जो है वो 10 है, x4 जो है वह 2 है, और x5 जो है वह 7 है। तो आप देख सकते हैं x बार यहाँ पर भी बिल्कुल वही होगा,
जो ऊपर में हुआ 6.8 मार्क्स पर स्टूडेंट। लेकिन इसका निरूपण बदल गया, प्रस्तुतिकरण बदल गया। यहाँ पर जो प्रेक्षण है उसे हमने एक वेरिएबल या एक मूल्य दे दिया, और जब मूल्य दिया जाता है तो उस मूल्य को हम x1, x2, x3, x4, x5 या परिमित जहाँ भी 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, जितने भी प्रेक्षण होंगे उनका कोई मूल्य होगा, और कुल प्रेक्षणों की संख्या से हम जब भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा या माध्य मिल जाएगा। यानी इसी आंकड़े को हम क्या कर सकते हैं, सारणीगत, क्योंकि यह इंडिविजुअल डेटा है। यह इसे मैं और अच्छे से अलग से बताऊंगा आपको जब समग्र को हम डेटा के आधार पर गणना करेंगे। तो यह इंडिविजुअल डेटा है या व्यक्तिगत समंक है या अवर्गीकृत समंक है, मतलब यहां पर हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, कोई समूह नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, ये होगा आपका एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम देखते हैं सीरियल नंबर यानी सरल क्रमांक, फिर ये क्या है, मार्क्स है, अंक है, मार्क्स 10 लिखने की जरूरत नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस इससे एक आइडिया लगता है कि 6.8 कितने में, 10 में। तो एक आपको आइडिया होता है कि 10 में से 6.8 अंक प्रति छात्र औसत है या माध्य है। तो हम सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं। तो कुल संख्या कितनी हो गई, छोटा n, n बराबर 5 या बड़ा n भी लिख सकते हैं। मार्क्स कितना होगा, x1, x2 के फॉर्म में होगा, जो यहां लिख सकते हैं 5, 10, 10, 2 और 7। तो बिल्कुल यही है, लेकिन यह हमने टेबल के फॉर्म में कर दिया। तो यह 1, 2, 3, 4 प्रेक्षणों की संख्या है, और ये देख रहे हैं x1, x2, x3, x4, x5 जो है प्रेक्षण है, प्रेक्षण का मूल्य है। तो हम इसे सांकेतिक तौर पे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x बार बराबर सिग्मा x या समेशन x बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या छोटा n या बड़ा n। तो यह समानांतर माध्य है जहां पर x बार बराबर समेशन x बटा n होगा। समेशन x का मतलब है x को तब तक जोड़ना है जितनी प्रेक्षण दी गई है। जैसे हमने x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, x5 लिया, सभी का कुल योग करना है, और इसे हम सांकेतिक या सिंबॉलिक फॉर्म में x बार बराबर सिग्मा x बटा n कहते हैं। यही इसका सरल सा, सिंपल सा फार्मूला है, सूत्र है, और आपने देखा इसे इकाई के रूप में भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमेशा ये संख्या होती है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या होगी या ग्राहक की संख्या होगी, या निश्चित तौर पर यह हमेशा संख्या में होती है, और यह रुपया होगा, डॉलर होगा, अंक हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है। तो जो इसकी इकाई होगी वही होगा, लेकिन वह किसी एक के लिए होगा। इससे हमें अंदाज लगाना है कि केंद्रीय मान से आप समझ लीजिए कि भाई 6.8 अंक औसत इस कक्षा का है, तो पर 6.8 तो किसी का नहीं है। ये बड़ी रोचक सी बात हो गई कि 6.8 तो किसी का नहीं है, फिर भी 6.8 से हमें एक अंदाजा लगता है, हमें एक अनुमान लगता है, हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 5 कुछ करीब है, 10 थोड़ा ज्यादा है, 10 थोड़ा ज्यादा है, 2 काफी कम है, पर यह 7 इसके काफी नजदीक है और करीब है। कंप्यूटर में भी जब डेटा पढ़ते हैं उसकी बिल्कुल शैली अलग होती है, तरीका अलग होता है। तो जब भी औसत माध्य या अंकगणितीय माध्य आए तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, कहीं इधर उधर सोर्स से कहीं मत ढूंढिएगा। आप इस चैनल पर यकीन कीजिए, शिक्षा आकाश पर, जहां पर आपको बिल्कुल प्रामाणिक सूचना और प्रामाणिक ज्ञान मिलेगा, और जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि औसत माध्य या अंकगणितीय माध्य एक ही है, समानार्थी हैं, बस इनके उपयोग के कारण इनका अलग अलग नाम होता है। तो यह आपको मैंने उदाहरण दिया। तो चलिए आपको फिर से एक प्रश्न देता हूं, एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज है। मान लेते हैं कि उम्र है, उम्र है ना, किसी कक्षा में बच्चों की उम्र है, कितने साल, वर्ष में दिया गया है,
उम्र यूनिट यानी वर्ष मान लेते हैं 10वीं क्लास या 11वीं क्लास, मान लेते हैं चलो 12वीं क्लास, तो हम मान लेते हैं 18, 20, 17, 16, 19 और 20। कितने हो गए? कुल 6 हो गए। अब बताइए इस कक्षा में औसत उम्र कितनी है उस कक्षा की? आपको यहां औसत पूछा गया तो आप औसत लिखिए, और औसत पूछ दिया और आपने माध्य लिख दिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। माध्य पूछा गया और आपने औसत लिख दिया तो भी गलत बात नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है वही लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। या तो सीधा सूत्र में लिखकर अलग अलग इनको जोड़ दीजिए, या फिर इस प्रकार का टेबल बनाकर या ऐसा सूत्र लिखकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। उत्तर दोनों में एक ही आएगा, प्रस्तुतिकरण बस अलग अलग है। यही औसत है, यही माध्य है, यही अंकगणितीय माध्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपने समय दिया, धन्यवाद।